हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है इसके अंदर जो एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो सभी के लिए जो है ये जो सीरीज़ है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इसके अंदर हम सभी के सभी जो है चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जो भी आपके सिलेबस में हैं, और जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो भी हम इसके अंदर जो है डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का हम जो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो हम देखेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से क्या मतलब है। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में ये जो आपका चैप्टर है वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण अध्ययन, परिभाषा, कार्य क्षेत्र और उसके महत्व। तो हम जो है ये सब जो है डिस्कस करेंगे। तो हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं जो बीए के होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी में ही जो है अपना एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है ऑप्ट करते हैं, और कुछ बच्चे इंग्लिश में ऑप्ट करते हैं। तो दोनों का ही हम जो है इकट्ठा ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। अभी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ कि जो भी सारी चीज़ें जो हमें क्या किए हुए, सराउंड किए हुए हैं, हमें घेरे हुए हैं, और उसका हमारे ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? हम लोग। ठीक है, हमारे ऊपर या फिर पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के ऊपर क्या हो, इनका प्रभाव हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। सो एनवायरनमेंट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स टू एनसर्कल और सराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि ये जो एनवायरनमेंट है वो जो है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है कि सराउंड। जो हमारी सराउंडिंग है उसका मतलब क्या होता है? आपका सराउंडिंग। सो जितने भी आपके बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं जो हमें घेरे हुए हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? आपकी एनवायरनमेंट कहलाती हैं। सो एनवायरनमेंट का अगर मैं बेसिक मतलब बताऊं तो जितने भी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग थिंग्स जो हमें सराउंड किए हुए हैं वो सारा मिलके क्या बनाती हैं? आपकी एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स जो ब्रीथ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और नॉन लिविंग की अगर मैं बात करूँ, नॉन बायोलॉजिकल की बात करूँ, तो आपके एयर, वाटर, सॉइल, ये सारा क्या है बच्चे? ये सारे आपका किसके अंदर आ जाएगा? नॉन ये कह लो कि अबायोटिक कंपोनेंट कह सकते हो आप। ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, सो ये क्या है हमारे, क्या ये सारी चीज़ें जो हमें घेरे हुए हैं ये क्या बनाती है? एनवायरनमेंट बनाती है। तो एनवायरनमेंट की परिभाषा अगर मैं यहाँ से भी लूँ, पर्यावरण जो है अगर मैं परिभाषा यहाँ से कंसीडर करके चलूँ, तो पर्यावरण की आपको परिभाषा लिखनी आए तो क्या लिखोगे? पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलके बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, पर्यावरण किससे मिलके बना है? आपका परि प्लस आवरण, दो वर्ड से मिलके बना है आपका। परि का मतलब क्या होता है बच्चे? चारों ओर, और आवरण का मतलब चारों ओर मतलब ढकना। आवरण का मतलब क्या है? ढकना। सो पर्यावरण से हमारा अभिप्राय ये है कि वो सारी चीज़ें जो हमें चारों ओर से ढकती है वो सारा क्या कहलाती है? आपका पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? वो सारी चीज़ें जिसने हमें चारों ओर से ढका हुआ है वो क्या है? आपका पर्यावरण है। अब पर्यावरण जो है इसकी बहुत सारी जो है डेफिनेशंस हैं। ठीक है, बहुत सारे आप परिभाषाएं दे सकते हो। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल एक्ट 1986 में जो है आप इन्होंने एक परिभाषा दी थी एनवायरनमेंट की। तो उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? द सम ऑफ total of water, air, land and interrelationship that exist among them and with the human beings, other living organisms and materials। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है कि जितना भी वाटर, एयर, लैंड यानी कि जल, वायु, धरती, और वो एक दूसरे का उनके ऊपर डिपेंडेंस, एक दूसरे का उनके ऊपर जो संबंध है वो, और उन सब का संबंध हमारे साथ जो है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या मटेरियल्स के साथ है, ये सारा मिलके क्या बनाता है? एनवायरनमेंट बनाता है। तो एनवायरनमेंट इज बेसिकली क्या है कि एयर, वाटर और क्या कह सकते हो, लैंड की इंटर रिलेशनशिप, प्लस इनकी रिलेशनशिप किसके साथ? ह्यूमन बींग्स के साथ, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या मटेरियल्स हैं उनके साथ, ये सारा क्या है? आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है,
इसके लिए अगर आपको ये देखना है, ये डायग्राम आप देख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स जो है एयर वाटर सॉयल इस तरह का डायग्राम बना रखा है कि ये बता रहा है कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से जो हम एक दूसरे, अब देखो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या वो पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं, हमें पानी हर चीज़ के लिए चाहिए, एयर चाहिए हमें सांस लेने के लिए, सॉइल भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन बींग्स इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और साथ के साथ जो है ये एक दूसरे के ऊपर भी क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलके क्या बनाती हैं, आपकी एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो यहाँ से अगर हम एक और डेफिनेशन ले, हिंदी की अगर मैं कोई डेफिनेशन की बात करूँ तो हिंदी में सबसे अगर आसान डेफिनेशन इसी को ही करते हुए तो वो कौन सी होगी आपकी, कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव व प्राकृतिक संसाधन व उनके पारस्परिक संबंध सम्मिलित हैं। तो यही कह रहा है क्या कि पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जल, वायु, पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सब के बीच की जो रिलेशनशिप है, इनके बीच का जो आपसी संबंध है, वो सारा क्या है बच्चे, पर्यावरण ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, अगर आप एक दो डेफिनेशन और करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो जैविक व अजैविक इकाइयों को सम्मिलित करने वाली समस्त परिस्थितियों का समन्वय। तो यहाँ पे भी ये कह रखा है कि जितने भी जैविक पदार्थ क्या होते हैं बच्चे, आपके बायोटिक कंपोनेंट, और जितने भी नॉन बायोटिक कंपोनेंट है, ये भी सारे मिलके क्या बनाते हैं आपका, इनके बीच का रिलेशनशिप, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे का डिपेंडेंस क्या बनाता है, आपका एनवायरनमेंट ही बनाता है, ठीक है। तो जैविक को अगर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट, उसके अंदर क्या होगा, जितने भी आपका वो ऑर्गेनिज्म जो सांस ले सकते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके, पेड़, एनिमल्स, ये सब कुछ, ह्यूमन बींग्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ, अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूँ दैट इज़ अजैविक इकाइयाँ। तो अजैविक में क्या आएंगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जैसे कि सॉयल, एयर, वाटर, ये सारे क्या हैं आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ से हमें ये फिगर हमने देखा कि ये जो है क्या बता रहा है, एनवायरनमेंट बता रहा है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट में हमने देखा कि एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीज़ें क्या मिलके बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं, और इनका कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, ठीक है। एट द सेम टाइम अब देखो हमने देखा एयर, पानी और जल, इनका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। ऑफ कोर्स अगर पानी दूषित होगा तो हमारी क्या होगी, हम वो पानी पिएंगे, हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। एयर दूषित होगी तब भी हम बीमार पड़, तो इनका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्या रहता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है, इनका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। ऐसे ही जो हमारे एनवायरनमेंट है, हम भी क्या करते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि पानी को बेमतलब से वेस्ट करते हैं, और जितने भी हमारे ये कह लो कि जो हमारी एयर है उसको भी हम क्या करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम जो काम करते हैं उसका हमारी एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप बार बार क्या कर रहे हो, व्हीकल्स आप यूज़ करते हो कहीं पास जाने के लिए, तो उससे निकलने वाला धुआं वो हमारी एयर को क्या कर रहा है बच्चे, दूषित कर रहा है। तो एक तरह से हमारी एनवायरनमेंट को भी क्या कर रहा है, वो दूषित कर रहा है। तो हम जो काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का असर भी क्या होता है बच्चे, एनवायरनमेंट पे होता है। हम जो जिस हिसाब से हम चीज़ों का यूज़ करते हैं उस हिसाब से हमारा इम्पैक्ट भी किसके ऊपर पड़ता है, एनवायरनमेंट पे पड़ता है। जैसे ही एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता है, अगर कई बार आप कहते हो ना यार आज तो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है, आज बहुत टेम्परेचर हाई हो गया है, आज ऐसा है, मतलब आज कि रेन हो रही है, ये सब, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे पे डायरेक्टली पड़ रहा है। ऐसे ही अगर हम जो चीज़ें क्या करते जा रहे हैं कि हम लोग परफ्यूम्स वगैरह का यूज़ करते जा रहे हैं, इस तरह की जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट करते हैं, इससे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सो उनका भी इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारे ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी फ्लोरा, फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन होता है,
और यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब इनका रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो। सो ये जो सारे कंपोनेंट्स जो अभी हमने देखे हैं, यही कि बायोटी कंपोनेंट, फ्लोरा फना क्या होता है, प्लांट और एनिमल्स और ये हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है कि ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारा क्या बनाते हैं, आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि डज एनवायरनमेंट, अर्बन एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम रूरल एनवायरनमेंट। क्या जो हमारा जो शहरी वातावरण है और जो हमारा कौन सा वातावरण, रूरल वातावरण यानी विलेज वाला जो वातावरण है, गांव वाला, क्या वो सेम है, क्या वो सेम है या क्या वो डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स आप कहोगे हाँ वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अर्बन क्षेत्र में क्या हो रहा है कि इतनी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इतनी डेवलपमेंट होती जा रही है, हम पेड़ पौधों को काट काट कर घर बना रहे हैं। और आप देखोगे कि हर जगह हम क्या करते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें जो है, मैन मेड चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इंडस्ट्रीज और ज़्यादा पॉपुलेशन भी हो रही है, तो पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, उसके निकलने वाला धुआं हमारी जो एयर है उसको भी क्या कर देगा, दूषित कर देगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अर्बन की जो ऑयल, एयर की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, सॉइल की बात करूँ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है केमिकल वेस्ट पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या करते हैं कई लोग कि कचरा यूं ही बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। वैसे तो अब म्यूनिसिपल वाले आते हैं तो वो वहीं पे ही डालते हैं, बट कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो खाया पिया अपना सड़क पे फेंक के चले गए, ठीक है। और व्हीकल्स का यूज़ करते हैं जिससे निकलने वाला धुआं हमारे एयर को पोल्यूट करता है। जो खाने की चीज़ें होती हैं तुम ऐसी ही सड़क पे गिर देते हो, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो सॉइल है, हमारी जो धरती है, वो क्या हो रही है, वो पोल्यूट हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा पानी है, एयर है, सॉइल है, वो ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसके अंदर ज़्यादा केमिकल वेस्ट है एज़ कंपेरिजन टू आपका जो गांव के लोग होते हैं। गांव के लोग, अब देखो यहाँ पे जो है, हम लोग एक घर से दूसरे घर जाएंगे, तीसरे घर जाएंगे अर्बन एरिया में, तो यहाँ पे पेड़ जो है, पेड़ पौधे तो दिखने को ही नहीं मिलते, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम। लेकिन अब गांव में जाओगे, वहाँ पे अच्छी हवाएं हैं, अच्छा सब कुछ वातावरण है, जगह जगह पे जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो है वो एक तरह से स्वच्छ एनवायरनमेंट आप कह सकते हो, वो कम जो है उसके अंदर केमिकल वेस्ट पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर, नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे रूरल एरिया के कंपैरेटिवली क्या है, कम है, ठीक है। सो अर्बन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा लोगों की डिमांडें भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा डिमांडें बढ़ेंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, चीज़ें जो है कंज्यूम होंगी, ठीक है ना। क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्या की जाएंगी, कंज्यूम की जाएंगी, ठीक है ना। सो अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो ये रूरल एरिया से अर्बन एरिया कैसे डिफरेंट है कि अर्बन एरिया जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है एज़ कंपेरिजन टू योर रूरल एरिया, उसका एनवायरनमेंट ज़्यादा ही अफेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सो ये तो हमारे पास जैव मंडल, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ना है, अब मेन जो चीज़ है हमारे पास कि पर्यावरण अध्ययन क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो अगर पर्यावरण अध्ययन का मतलब पूछे कि पर्यावरण अध्ययन से तुम क्या समझते हो, तो जितने भी जो भी मानव है और उसके जो है जितने भी प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण है, उन सब का आपस में संबंध आपका क्या कहलाता है, उनको संबंधों को हम क्या कहते हैं, अध्ययन, उसको अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, का अध्ययन है, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन क्या है, इस सब का अध्ययन है। सो यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने इम्पोर्टेंट डाली हुई है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना ताकि वो वर्तमान व भविष्य का पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझ सकें और उसका निदान कर सकें। देखो पर्यावरण अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं, जब हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे कि हाँ भी पर्यावरण में क्या है, किस तरह से है, तो उसका अध्ययन करेंगे तो हम क्या करेंगे, लोगों को भी इस चीज़ के लिए एजुकेट कर पाएंगे, शिक्षित कर पाएंगे, ताकि भविष्य में वो क्या कर सकें कि पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड समस्या, अब आपको कि ऐसी समस्याएं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है, इस तरह की काफ़ी हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स है जो हैं, तो उनको हम जो क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम जो है समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं। साथ के साथ उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का हम निवारण भी कर सकते हैं, उनका
ये कह सकते हैं उनका निदान भी कर सकें, ठीक है ना। तो इस करके जो है पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरनमेंट एजुकेशन बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या बोला था कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर का मतलब क्या है कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो एक आयामी विषय है, ठीक है, बहुआयामी विषय। अब बहुआयामी विषय से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, इसके अंदर हम उन सब की स्टडी करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, इनके अंदर हैं, ठीक है। सो एनवायरनमेंट जो है कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है मल्टीफ्यूरियस एस्पेक्ट्स हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों हम डील करते हैं, ठीक है ना। तो अगर एनवायरनमेंट स्टडी को हमें समझना है तो इसके जो बहुआयामी विषय हैं उनको भी हमें समझना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो बहुआयामी विषय हैं उनको अगर हम समझ लेंगे तो हम जो है एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे। तो अब कौन कौन से जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो है आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले लाइफ साइंस, ठीक है ना। तो बहुआयामी विषय का सबसे पहला हम अगर बात करें तो वो क्या है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को आप क्या कहते हो, जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान आपके यहाँ पे आप साथ के साथ हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ से देखते रहें कि जीव विज्ञान सबसे पहले पर्यावरण स्टडीज़ के अंदर क्या आता है, एनवायरमेंट स्टडीज़ के अंदर क्या आता है, आपका जीव विज्ञान आएगा। अब देखो, जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट है इसके अंदर, लाइफ साइंस के अंदर हम ये सब पढ़ते हैं। फिर इनकी मदद से हम जो है जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है इसको समझ सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मतलब यहाँ पे कि पेड़ पौधों की जो है किस तरह से पेड़ पौधे इंटरेक्ट करते हैं, इनका हम जो है क्या कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो जो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है एक तरह से एक अच्छा टूल हमारे लिए आया है, जिससे हम जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डील कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइफ साइंस के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि बहुत सारी है, जैव रसायन, ठीक है ना, अणुजैव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ठीक है ना, आनुवांशिकी। तो ये सारे जो हैं हम लोग जो है इससे जीव विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं, और इनकी मदद से पेड़ पौधों और आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग इन सब के बारे में हमें जो है नॉलेज मिलती है, और इनसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उससे हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद द मास एंड एनर्जी ट्रांसफर, वी हैव टू मेक यूज ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है ना, ओशिनोग्राफी एंड जियोग्राफी। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो हमारा अगर हमें क्या करें, भौतिकी विज्ञान की अगर हम बात करें तो भौतिकी विज्ञान के अंदर आपका क्या आएगा, आपका गणित आ जाएगा, ठीक है, भौतिकी, रसायन, ये सारे आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो है अगर हमें कोई भी अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात है, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एयर वाटर, इन सब की हमें समझ जानना है कि किस तरह से जो है ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब देखो बच्चे, पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, उसको जीने के लिए क्या चाहिए होगा, सन चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, आपका वाटर चाहिए होगा। तो सन और वाटर क्या है, एक तरह से नॉन लिविंग आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो जो सॉइल होता है उसके अंदर से पानी वो अपने जो है रूट्स के थ्रू जो है वो क्या करता है, सभी को ट्रांसफ़र करता है, और सन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो किस तरह से अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनका क्या फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि वो किस तरह से दिखते हैं, और कैसे ही वो जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये सब जानने के लिए हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि इन सब की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, इन सब की मदद लेनी पड़ती है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम जो है एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। उसके बाद है मैथ, साइंस, स्टैटिक्स, ये सारे भी क्या है, एनवायरनमेंट मॉडलिंग में बहुत ही इम्पैक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये भी क्या करते हैं, जितने भी सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं उनके साथ जो है डील करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है, कितना उसके अंदर कितने
उस एरिया के बारे में जानना है कि इस पे कितना क्या है, ठीक है ना, कितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है ना, तो कितना इन पे खर्चा हुआ, ये सब कुछ अगर हमें सोशो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स जानने हैं तो हम क्या है इनकी स्टडी करते हैं। जब हमें इकोनॉमिक्स पता होगी, हमें एक तरह से हम स्टैट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, मैनेज कर सकते हैं, तो ही हम जो है ये भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका एनवायरमेंटल स्टडी का ही पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, ये सारे की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो वेस्ट ट्रीटमेंट है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो केमिकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, जब हम इनका यूज़ करेंगे तो हम इससे काफ़ी चीज़ें हमें पता लगेंगी, हम किस तरह से अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक टेक्नोलॉजिकल हैंड जो है वो कौन सी हमें सब्जेक्ट्स देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ। उसके बाद है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन हो गया आपका, या फिर एनवायरमेंटल लॉज। एनवायरमेंटल लॉज का मतलब देखो यहाँ पे कि अब हर एक का, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ना हर तरह के लॉज हैं। जैसे आप अपने पता है आपको राइट टू एजुकेशन, ये सब आपको सब पता है, ऐसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी लॉज हैं जो कहते हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट पड़े, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट लॉज जो हैं अगर हमें पता होंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, और अच्छी तरह से जो है एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन लॉज से, उनकी गाइडलाइन से। हम जो एनवायरनमेंट लॉज के अंदर जो भी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि किस तरह से जो है हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ऐसा ना करें कि हमारी एनवायरनमेंट दूषित, तो वो सारी चीज़ें जो है हम एनवायरनमेंटल लॉज से हमें पता लगती हैं। ऐसी एनवायरनमेंटल एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये भी 2 सब्जेक्ट्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जगह जो है एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब तुम लोग रैलीज़ निकालते हो, कॉलेज वाले बच्चे जो है रैलीज़ निकालते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारी वाटर का पोल्यूशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑर्गेनाइज होती हैं जिससे हम लोगों को जा के अवेयर करते हैं कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचाएं, इस तरह से चीज़ें ना करें। तो एनवायरनमेंट की एजुकेशन और जो मास कम्युनिकेशन है, यानी टीवी के माध्यम से भी या मीडिया के माध्यम से भी हम कई जगह करते हैं कि यहाँ पे इतना मतलब कि ये पोल्यूशन हो रहा है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें पॉलीथीन्स बैन करने चाहिए। सारी चीज़ें जो है ये भी क्या है, अगर हमें पता है, हम अगर एनवायरनमेंट की एजुकेशन हम ले रहे हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें करने से हमारे जो है बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो जो है हम लोगों को और अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ों से। सो एनवायरनमेंटल जो इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोगों को एनवायरनमेंट को मैनेज कर सके और अवेयर कर सके। तो ये भी किसका आपका पार्ट है बच्चे, एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का ही पार्ट है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि पर्यावरण अध्ययन का आरंभ से ही शिक्षा का एक हिस्सा रहा है। जीव विज्ञान में पारिस्थितिकी अध्ययन के अंतर्गत इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है रही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जीव विज्ञान से जो है हम इन सब की जानकारी पहले से ही हमें मिल जाती है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो पर्यावरण में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं या उनके द्वारा जो भी समस्याएं हो रही हैं, उनके अध्ययन से, उनके निदान से जो है, जो हमारा एक स्वतंत्र विषय है वो क्या है, पर्यावरण का अध्ययन हुआ था, ठीक है ना। तो इन सभी से हमारे पास एक न्यू जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो है, इन सभी से ही हमारा क्या हुआ था, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का नया अध्ययन हुआ था, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे एक्सपेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है डील करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि पर्यावरण, बस यहाँ पे हाँ, पर्यावरण की जटिलता को समझने के लिए न केवल विज्ञान अपितु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक पहलुओं का ज्ञान भी आवश्यक है। अगर हमें पर्यावरण को समझना है तो विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि अगर हमें पर्यावरण को स्टडी करनी है, एनवायरनमेंट स्टडी करनी है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम क्या एनवायरनमेंट के बारे में समझना ज़रूरी नहीं है, इसके रिलेटेड जितने भी आपके क्या है, विज्ञान है, आर्थिक या फिर पॉलिटिकल, ये सारे जितने भी हैं इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पर्यावरण को समझना है तो इन सभी विषयों को जो मैंने आपको बताए थे, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग, अगर हमें इन सभी विषयों के बारे में पता है तो हम एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि हमें ये क्यों जानना इतना सारा ज़रूरी है कि बाकी विषयों की स्टडी करनी क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर हम किसी मान लो किसी स्थान विशेष की अगर हम बात करते हैं, अगर हमें उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसकी पर्यावरण में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका समाधान ढूंढना और उसका ये जो है ये मूर्खतापूर्वक कदम है कि अगर हमें उसके बारे में ही नहीं पता, मान लो आप किसी कॉलोनी में गए हो, ठीक है, उस कॉलोनी की आर्थिक तुम्हें व्यवस्था नहीं पता, उस कॉलोनी का तुम्हें सामाजिक व्यवस्था नहीं पता, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स नहीं पता कि इसके अंदर क्या खर्चा होता है, क्या है, कुछ नहीं पता, तो तुम इसका क्या कर रहे हो, उसका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तुम उसे समाधान करने गए हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा, ठीक है ना। सो बड़ी बड़ी परियोजनाएं द्वारा विस्थापित लोगों का पूर्ण स्थापन एक वैज्ञानिक कम अपितु सामाजिक मनोविज्ञान व राजनीतिक समस्या ज़्यादा है। तो अभी हम ये जो बात कर रहे हैं कि अगर हम बड़ी बड़ी परियोजनाएं बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो है उनका एक पूर्ण स्थापन करना, हाँ, दोबारा से स्थापन करना, ठीक है ना, उनके बारे में समझना, तो ये जो है बेसिकली क्या है, राजनीतिक और इसके अंदर सामाजिक ये सारी जो है ये समस्याएं ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक कम, पर ये वाली जो समस्याएं हैं कि राजनीति ये सब कुछ ये बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पे। सो इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्रयास तभी सफल होंगे अगर तकनीकी ज्ञान प्राप्त है। अगर हमें तकनीकी ज्ञान मतलब तकनीकी मैंने आपको बताया ही था बच्चे, नैनो टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ये जितनी भी अगर ये तकनीकी ज्ञान हमें पता है तो हम जो है एनवायरनमेंट को हम जो है अच्छी तरह से जो है प्रदूषण, इस तरह की योजनाएं बना के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। तो अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है पर्यावरण एक स्वतंत्र एवं बहुआयामी विषय है। तो पर्यावरण एक खुद से तो स्वतंत्र विषय है, उसके साथ जो है ये जो है बहुआयामी विषय है। इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स शामिल हैं जिनकी मदद से जो है हम एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कानून, ये प्रबंधन, ये सारे के सारे, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, ठीक है ना, तो यांत्रिकी, कला क्षेत्र के जितने भी, इन सब की मदद से ये खुद से तो एक स्वतंत्र अध्ययन है, बट इसके साथ जो है ये सारे जो हैं इसके क्या है, बहुआयामी विषय हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।